गोल्ड सिल्वर में जल्दी रिकवरी आएगी, प्राइस ऊपर की ओर जाएंगे। बस अमेरिका ईरान के बीच सफल बातचीत हो जाने दो। बातचीत हो गई, समझौता हो गया, लेकिन आ गई गोल्ड सिल्वर में तबाही। क्या यह गिरावट अब थमेगी या अभी निचला स्तर आना बाकी है? इस पर बात करेंगे केडिया कैपिटल के प्रमुख अजय केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। अजय जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी मुझे बुलाने के लिए। जी अजय जी, एकदम साफ सीधा सवाल, इस तबाही के पीछे क्या वजह है? अनेक ट्रेडर्स और निवेशक तो अपने को फंसा हुआ पा रहे हैं और घबराहट फैली हुई है बाजार में। देखिए, दो पार्ट होता है। एक घबराहट है और एक उत्साहित है। तो देखो, जिन इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जिस ढंग से मैंने पहले भी कहा था कि सोने चांदी में एक जबरदस्त गिरावट दिख रही है क्योंकि कारण बने हुए थे। हाँ, आपने एक चीज सही चीज बताई। लड़ाई के समय जनरली सोना चांदी बढ़ता है, बट हमने गिरते हुए देखा। सीज फायर की न्यूज पे हमने बढ़त जरूर देखी, बट फिर गिरा क्यों? गिरने में दो कारण मेरे को सबसे मुख्य लगते हैं। पहला, डॉलर इंडेक्स। जिस ढंग से हमने देखा, यूके में कंसर्न, जापान में कंसर्न, बाकी कंट्रीज में भी जो कंसर्न्स है, उसकी वजह से सेफ हेवन बाइंग डॉलर में लौटते हुए दिखाई दी और डॉलर 13 महीने के हाई पे पहुंच गया। दूसरा, कहीं ना कहीं फेड के जो स्टेटमेंट्स आए हैं वो बहुत ही ज्यादा हॉकिश आ गए। कुछ बैंकर्स की रिपोर्ट आई है जहां पे सितंबर में 0.25 का, और अक्टूबर में 0.25, और दिसंबर में 0.25। अगर रेट हाइक होता है तो सोने चांदी के लिए अच्छा नहीं। जैसे ही 2 दिन पहले ये न्यूज आई, तब से हम देख रहे हैं सोने और चांदी में जबरदस्त गिरावट आना स्टार्ट हो चुकी है। तो मुझे लगता है जो सीज फायर की न्यूज है वो अब गोल्ड पे इम्पैक्ट नहीं डालेगी, उतना वेटेज नहीं है जितना इन्फ्लेशन को लेकर पॉइंट रहेगा। और मुझे लगता है कि रेट हाइक की न्यूज की वजह से ये बड़ा फॉल आया था। जी, अब अजय जी, जो लड़ाई की बात है तो देखिए, जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई है उसमें पूरा मामला अलग था, लेकिन जब ईरान से हुआ तो सबसे बड़ा असर क्रूड पर पड़ा। और क्रूड ने पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को मतलब दहशत में किया, और क्रूड के प्राइस ने हर देश को प्रभावित किया। रूस यूक्रेन की लड़ाई से वो प्रभावित नहीं हुआ था। तो क्या सोने चांदी में, जो लोग मानते हैं कि लड़ाई के समय सोना चांदी के पैसे भाव बढ़ जाते हैं, तो ये क्या यहाँ उल्टा नजर आया क्या फिर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, दोनों चीजों में फर्क क्या है कि रशिया और यूक्रेन की जब लड़ाई हुई थी, तो यस, पूरे ग्लोबल मार्केट आमने सामने नहीं आया था। बट ईरान इस चीज को समझता था कि अगर पूरी दुनिया को अगर तकलीफ नहीं होगी तो ये जल्दी शॉर्ट होगा भी नहीं। और जब ये लड़ाई स्टार्ट हुई थी तो लग ही रहा था कि यूएस दबदबा ज्यादा धकेगा। तो तुरंत ईरान ने क्या किया, अगर आपको ध्यान हो तो 28 फरवरी को जैसे ही ये लड़ाई स्टार्ट हुई, सबसे पहले ईरान ने यूएई पे हमला कर दिया। यूएई का कोई लेना देना नहीं था, बट वो जानबूझ के ग्लोबल मार्केट को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई ताकि ये लाइमलाइट में आ जाए। और इसी लाइमलाइट के चक्कर में इन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज हम जानते हैं, दुनिया का एक चौक पॉइंट है जो तेल सब वहां से निकलता है। और जैसे ही ये चौक पॉइंट बंद हुआ, डोनाल्ड ट्रंप की सिचुएशन चेंज हुई और हमने देखा इमीडिएटली सीज फायर पे सब आना पड़ा। और आज हम सिचुएशन जानते हैं कि ईरान काफी स्ट्रांग खड़ा है एज कम्पेयर टू यूएस की। देखे तो मुझे लगता है कि ये उसी की वजह से कच्चे तेल को खिंचाव देखा गया था और $119 मारा था। और उसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि 3.5 4 महीने में हम ये क्लोजर तक तो पहुंच गए। लेकिन आज रशिया यूक्रेन देख लीजिए, 4 साल हो चुके हैं लेकिन अभी भी कोई क्लोजर का ठिकाना नहीं है। तो जानबूझ के ईरान ने ग्लोबल मार्केट को पिक्चर में लाने की कोशिश की गई, जिसके चलते ये सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दिया। जी, तो आज जिस तरह हम देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में थोड़ा मामला ठीक है, तो ये क्या ओवरसोल्ड को वापस कवर करने का नतीजा है, या आपको लग रहा है कि रिकवरी बनी रहेगी, या आने वाले दिनों में ये रिकवरी में और हम अच्छा बेहतर मामला देख पाएंगे? देखिए, शॉर्ट कवरिंग ये सब टेक्निकल चीजों में डेफिनेटली मैं बिलीव भी करता हूँ, होता भी है। लेकिन मुझे लगता है कुछ बड़ा चेंजेस आया है मार्केट में। पहला चीज आप समझिए, कच्चा तेल मैं भी ये नहीं देख रहा था कि $80 के नीचे चली जाए। क्योंकि मेरा मानना था कि जो ये लड़ाई खत्म भी हो जाती है ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं टाइम लगेगा सब करने में। लेकिन जिस तरीके से कच्चा तेल ब्रेंट 72 का लेवल आ चुका है ना, इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन की कमी आएगी। जो पहले हमने 3.8 से 4.2 का इन्फ्लेशन बढ़ते हुए देखा यूएस से, अगर कच्चा तेल फॉर करीबन समझो कि 40 42% टूट चुका है, तो उसकी वजह से मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन में कमी आई है और उसी कमी के चलते हमने ये सिचुएशन बनते हुए देखी। तो मुझे लगता है कि
अभी यहाँ से एक टेक्निकल पुल बैक रहेगा जो 4200 4250 तक का लेवल गोल्ड में और 64-65 डॉलर तक चांदी में मिल जाएगा। लेकिन अभी भी रिस्क बना हुआ है, क्योंकि पहले रेट कट देखते थे इसलिए तेजी थी, अब रेट हाइक सामने बोलने चालू हो चुके हैं। बट ये टेम्पररी जंप रहेगा जो मुझे आज से लेकर अगले हफ्ते तक का एक बार जंप दिखता है। जी, तो अजय जी अब कुल मिलाकर शॉर्ट सेल करना चाहिए या बाई करना चाहिए अब? पिछले एक हफ्ते से तो मैं कंटिन्यू शॉर्ट साइड ही था, बट मुझे लगता है करंटली ये लेवल पे फ्रेश शॉर्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ से मुझे एक जंप दिखाई देता है। डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमने 140 से 141 का लो देखा है, 148 तक का जंप मुझे लगता है कि कम से कम गोल्ड में आना चाहिए। चांदी की भी अगर बात करें तो हमने लगभग 210 का लेवल देख चुके हैं। यहाँ से चांदी में भी रिकवरी बनेगी जो 2,28,000 से 2,30,000 तक का एक टेम्पररी जंप आएगा। तो अगला हफ्ता मेरे ख्याल से आज और कल एक रिकवरी का पाथ रह सकता है मार्केट में। जब भी 230 के करीब चांदी मिले और सोना करीबन 147 146 के आसपास मिले तो रिव्यू करके फिर बेचना चाहिए। अभी यहाँ से मुझे लगता है मार्केट थोड़ी रिकवरी आ सकती है। जी, और अजय जी अब दूसरी छमाही इस साल की गोल्ड सिल्वर के लिए कैसे रह सकती है? कमाई का मौका दिख रहा है या बाजार अस्थिर ज्यादा रहेगा? देखिए, अनसर्टेनिटी तो गोल्ड के साथ हमेशा छुपी हुई रहती है, वो रहना ही है। लेकिन मुझे लगता है फर्स्ट हाफ जो था वो गिरावट का था, सेकंड हाफ कंसोलिडेशन का रहेगा। जो अभी शार्प लो पे लो हम लगते जा रहे हैं वो अब कहीं ना कहीं बेस बन जाएगा। हालांकि देखिए, मैं अभी भी मान के चलता हूँ एक रिस्क दिखाई देता है जो 3500 3450 से 3500 डॉलर तक का जरूर है। बट जिस ढंग से कच्चा तेल अगर आप समझो अगले हफ्ते में अगर 70 डॉलर का लेवल तोड़ दिया तो आप मान के चलो जो रेट हाइक की पॉसिबिलिटी 3 थी वो अगले हफ्ते से आप सुनने आ जाएगा कि 2 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और वो गोल्ड को ट्रिगर कर देगा। लॉन्ग टर्म में मैं मान के चलता हूँ करंट लेवल से गोल्ड डबल होने की ताकत रखता है, चांदी भी डबल होने की ताकत, डबल नहीं कम से कम 3 गुना होने की ताकत रखता है। लेकिन अब थोड़ी स्टेबिलिटी आनी चाहिए। तो सेकंड हाफ में मुझे लगता है पहले स्टेबिलिटी आएगी और अक्टूबर ऑनवर्ड्स हम देखेंगे कि मार्केट में एक जबरदस्त तेजी का आगाज स्टार्ट होगा जो लंबी तेजी चलेगी। तो अजय जी कुल मिलाकर एक ट्रेडर की दृष्टि से मैं पूछ रहा हूं, क्योंकि देखिए इन्वेस्टर तो लंबे समय के लिए होते हैं, 2 साल 5 साल 10 साल कितने भी समय रह सकते हैं। एक ट्रेडर को कुल मिला के आपके अनुसार क्या करना चाहिए अब, कि ताकि उसे नुकसान कम हो और वो कुछ पैसा कमा सके? देखिए, पैसा कमाने के तो मौके बहुत ही थे, अभी हमने देखे फॉल भी थे, वॉलिटिलिटी भी थी। एक सबसे पहले आप ऑप्शन को समझिए, बिकॉज अभी फ्यूचर में ट्रेड करना बहुत ही ज्यादा रिस्की हो गया, मार्जिन भी ज्यादा है, मोमेंटम भी ज्यादा है। तो एक ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए। सेकेंडली, आपको ग्लोबल मार्केट का थोड़ा सा अगर क्लैरिटी रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि अभी एग्रेसिव शॉर्ट में नहीं जाना चाहिए। हफ्ता भर मार्केट में एक रिकवरी मिलेगी फिर बाद में हम पोजीशन देख के पड़ेंगे, बट ऑप्शन का ट्रेड काफी सेफ रहना चाहिए। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर अजय जी? कमल जी, आज हमने फ्यूचर गोल्ड सिल्वर की बात की है, उसमें मेरी पर्सनल कोई डेरिवेटिव मार्केट में पोजीशन नहीं है, बट मेरे क्लाइंटों की हो सकती है। दूसरा, कमोडिटी में जब भी आप निवेश करते हैं जोखिम तो रहता है, बचने का अच्छा साधन कि आप एक तो स्टॉप लॉस लगाइए, दूसरा जो भी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर उनकी सलाह लेकर ही इसमें काम करें। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया अजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।